हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार भी DK 95। दोस्तों, मैं आप लोगों को सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की लगभग 200 वन लाइनर क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करवाऊंगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो फिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई पेडागोजी का क्वेश्चंस नहीं लिया गया है। बाल विकास के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों वो इन्हीं क्वेश्चंस में से बनने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों किसके लिए आवश्यक होती है? तो सबको पता है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, साथ में अभिभावकों को भी ज्ञान होना चाहिए। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से। यह कथन है कि सारे एवं टेलफोर्ड का है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत सीखने से है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों सारे एवं टेलफोर्ड का है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो सबको पता होना चाहिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो मनोविज्ञान की आधारशिला दोस्तों रखी गई जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों में रखी गई है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार क्या है? तो कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। यही दोस्तों कॉल्सनिक का कथन है। अगला कि समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषयों के कलांश पहले क्यों रखे जाते हैं? आपको पता होगा कि कोई भी कक्षा होती है उसमें गणित, विज्ञान या कठिन विषयों की जो कक्षाएं होती हैं पहले क्यों रखी जाती हैं? तो दोस्तों इसका रीज़न है मनोविज्ञान के आधार पर। क्यों? जब बच्चा सुबह जाता है तो बिल्कुल तरोताज़ा होकर जाता है, उसका माइंड भी फ्रेश होता है, जिसको ये विषय आसानी से समझ में आते हैं। अगला है कि गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है व्यवहार का ज्ञान जरूरी है। अगला है कि कुप्पूर स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो कुप्पूर स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में होता है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। तो यह कथन दोस्तों किसका है? तो ये कथन है ली का। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। अगला है कि गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा कैसी है? तो गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीमा है दोस्तों वो अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है कि कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य हैं? तो याद रखिएगा, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। क्या है दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य? कि बालकों के लिए वांछनीय व्यवहार के स्वरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को चिन्हित करने में सहायता करना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार क्या होना चाहिए? हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांत का होना चाहिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए शिक्षा सिद्धांतों का। अगला है कि मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। दोस्तों कब शिक्षण जो होगा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है? जब शिक्षक को मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का क्या होगा? ज्ञान होगा, तभी शिक्षण प्रभावी ढंग से हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है दोस्तों क्यों समझी जाती है? तो सबको पता होना चाहिए कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक समझी जाती है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ होता है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य मधुर संबंधों को प्रदर्शित करता है। अगला है कि कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर
पहचानने के लिए शिक्षक को होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचान के लिए। अगला है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवश्यकता विशेष के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन दोस्तों किसका है? तो ये कथन है फ्रोबेल का। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए। तो मतलब ये नहीं कोई वृद्ध हो तभी उसको वृद्ध कहो। तो दोस्तों क्या है? इनके अनुसार अवस्था के अनुसार ही उसको बालक को क्या कहना चाहिए? युवा या वृद्ध कहना चाहिए। अगला है कि सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। अगला है कि निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है? निर्देशन एवं परामर्श में दोस्तों जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान का किया जाता है। अगला है कि बुद्धि परीक्षण विषय है। तो बुद्धि परीक्षण दोस्तों विषय होता है किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का विषय होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या होती है दोस्तों? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा करता है। तो शिक्षक जो होता है मनोविज्ञान के द्वारा किसकी? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके, प्रकृति की जान करके शिक्षा देना और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी करके शिक्षा देता है। अगला है कि मनोविज्ञान का शिक्षा केंद्र में योगदान क्या है? तो मनोविज्ञान का दोस्तों क्या योगदान है कि अब शिक्षा जो है बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। अगला है कि छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो छात्रों की रुचि एवं योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण में योगदान में कौन सहायक होता है? तो सहायक होता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो दोस्तों किसका एक विज्ञान है? तो याद रखिएगा ये विज्ञान जो है एक शैक्षिक सिद्धांत का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति दोस्तों सन 1900 ईस्वी से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों ये हुई है ग्रीक भाषा से। अगला है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। ये होता है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मतलब मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन वुडवर्थ का है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सहयोग करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो बहुत ही फेमस कथन है स्किनर का कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से है। शिक्षा, दर्शन और मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखना। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह दोस्तों कैसे होते हैं? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों कथन है स्किनर का। क्या है कथन? कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। अगला है कि आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या करना होता है? आंकड़ों के व्यवस्थापन करने हेतु वर्गीकरण करना, सारणीकरण करना और आलेख निरीक्षण करना होता है आंकड़ों के विस्थापन हेतु। अगला है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं।
मनोविज्ञान इसी क्षेत्र में सहायता देता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो संभावित है या नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। क्या किसका अध्ययन करता है? तो ये करता है दोस्तों प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है सीखने की प्रक्रिया में। अगला एक शिक्षा मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों शिक्षा मन का विज्ञान है, ये कथन है अरस्तू का। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए होना चाहिए ताकि क्या कर सके वो, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक दोस्तों जेबी वाटसन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है? ये किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता दोस्तों कौन है? तो वो है सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है तो क्या है दोस्तों? शैक्षिक मूल्यांकन। ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि साइकी का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा साइकी का अर्थ क्या होता है? मानवीय आत्मा या मन होता है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्यों का व्यवहार सम्मिलित होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन है C.W. वैलेंटाइन का है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है दोस्तों और चेतना का विज्ञान है। याद रखिएगा जो मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान भी है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान होता है। अगला है कि मानव मन को प्रभावित करने वाला अक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण है। क्या है दोस्तों? इसी विकल्प में ये वन लाइनर फॉर्म में है कि मानव मन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अभिक्षमताएं हैं, अभियोग्यताएं हैं व वातावरण है। अगला है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होती है। दोस्तों अगर शिक्षा किसी निश्चित अर्थ पर मतलब स्थान पर प्राप्त की जाती है तो दोस्तों ये क्या होता है? शिक्षा का संकुचित कारक है और व्यक्ति की रुचियाँ हैं। अगला है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है किसके अनुसार? जेम्स ड्रेवन के अनुसार। जेम्स ड्रेवन के अनुसार मनोविज्ञान को शुद्ध क्या होता है दोस्तों? विज्ञान मन होता है। अगला एक शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो याद रखिएगा मनोविज्ञान का एक अंग होता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? दोस्तों यह एक कैसा है? सर्वव्यापी है व सार्वभौमिक भी है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अंदर अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जानवरों का नहीं। अगला है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि शिक्षा के उद्देश्य की संभावना है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है या स्पष्ट करता है कि शिक्षा के उद्देश्य की संभावना है या नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों ये किसका कथन है? तो ये दोस्तों ऐसा क्या है कथन? नहीं दोस्तों कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। क्या दोस्तों? शारीरिक सुडौलता। शारीरिक सुडौलता कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक का होना ही चाहिए कैसा भी हो, लेकिन उसको क्या होना चाहिए? अपने विषय का ज्ञान और मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अगला है कि मनो इकाइयों का संबंध प्रमाण मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से होता है, शैक्षिक संस्कृतियों में मानव व्यवहार से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंग क्या हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग दोस्तों क्या होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य को सार्थक बनाने वाले ज्ञान, अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन होता है शिक्षण प्रक्रिया के अंग। याद रखिए कितने अंग होते हैं? 2। ज्ञान अनुभव शिक्षण का मूल्यांकन। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य है कि विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना।
विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना क्या होता है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य होता है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य यही है। अगला है कि शिक्षा संबंध है किससे दोस्तों? शिक्षा जो है दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण से संबंध होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कि बाल केंद्रीय शिक्षा का विकास। अगला है कि विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कहाँ स्थापित की? तो विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला दोस्तों विलियम वुंट ने 1879 में और जर्मनी में स्थापित की। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला है कि किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो किस विद्वान ने अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो ये दोस्तों ये माना है लेव वाइगोस्की ने। अगला है कि किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अगला है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है? दोस्तों किस अवस्था में? तो दोस्तों वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे ने, क्या क्वेश्चन दोस्तों? जीन पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो दोस्तों इसको कहा है सात्वीकरण। कि जीन पियाजे ने कहा, क्या कहा दोस्तों? बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश, पुराने विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को सात्वीकरण कहा है जीन पियाजे ने। अगला है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किशोरावस्था से, आधारहीन आत्मचेतना का संबंध। अगला है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो दोस्तों ये दिया है जीन पियाजे ने, से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अगला है कि बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत देने वाले थे फिलिप बर्नन। फिलिप बर्नन ने दोस्तों बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत दिया है। अगला है कि बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? एकीकृत सिद्धांत देने वाले थे दोस्तों जेपी गिलफोर्ड। अगला है कि ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था पैदा होती है? मतलब ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो दोस्तों ईर्ष्या की भावना जो होती है बाल्य अवस्था में पैदा होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है शैशव अवस्था, इसको स्वप्रेम की अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकता नापने की विधि कौन सी होती है? तो सामाजिकता नापने की विधि होती है दोस्तों सोशियोमेट्री समाजमिति। सोशियोमेट्री कहें या समाजमिति कहें दोस्तों, इसी के द्वारा दोस्तों सामाजिकता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण करने वाले थे डॉक्टर एडलर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो दोस्तों एडलर ने कितनी 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती हैं। अगला है कि बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनियों में अंतर करना कब सीख जाता है? दोस्तों 1 माह का जो बालक है वो मानव ध्वनि व किसी जानवर की ध्वनि में अंतर सीख लेता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिकता विकास किसका अधिक होता है? तो वो होता है दोस्तों बहिर्मुखी का विकास ज़्यादा होता है अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में। अगला है कि एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो दोस्तों एरिक्सन ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो 8 अवस्थाओं में बांटा है।
अगला है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है जीन पियाजे का। इनके अनुसार ज्ञानात्मक विकास जो होता है नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो सामाजिक विघटन की क्रियाएं दोस्तों तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। इनसे दोस्तों समाज का क्या होता है? विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो याद रखिएगा सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, तीसरा है सामाजिक अभिव्यक्तियों का विकास करना। विकास 6 माह में बालक का वजन का लगभग कितना हो जाता है? दोस्तों क्वेश्चन ही अलग है। तो तीसरी अवस्था क्या थी दोस्तों? सामाजिक अभिव्यक्तियों का विकास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि 6 माह में बालक का वजन जन्म के वजन का कितना हो जाता है? तो याद रखिएगा कितना होता है? 2 गुना हो जाता है। अगला है कि 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। अगला है कि जन्म के समय क्या है दोस्तों? जन्म के समय जन्म के समय उसकी लंबाई कितनी अधिक होती है? तो याद रखिएगा जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। अगला है कि जन्म के समय बालक एवं बालिकाओं की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा बालक की लंबाई 20 इंच तथा बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। अगला है कि मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कितने होते हैं? 20 होते हैं। और अस्थायी दांत 12 होते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो याद रखिएगा वो 4 दांत आते हैं जिन्हें हम अकल की दाढ़ भी कहते हैं। अगला है कि मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो दोस्तों इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या कहें 46। तो जोड़े कितने होते हैं? 23। तो याद रखिएगा लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो ये करता है 23वां जोड़ा। अगला है कि डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिम्ब अवस्था जो होती है दोस्तों 14 दिन की होती है। डिम्ब के बाद दोस्तों क्या आता है? पिंड। पिंड का समय कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका होता है 14 माह। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो दोस्तों इसका वजन 10 kg से 12 kg तक बढ़ जाता है। अगला है कि मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो याद रखिएगा होमो सेपियंस में आता है मनुष्य। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो दोस्तों 2 किलो 700 ग्राम या 700 से 7.5 पाउंड होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों जाता है विलियम जेम्स को। ये दोस्तों अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको कहा जाता है विलियम जेम्स। अगला है कि अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो दोस्तों अंधों की लिपि के जनक कौन है? वो है लुई ब्रेल। अगला है कि नर्सरी पद्धति के जन्म कौन है? दोस्तों नर्सरी के जनक है मारिया मॉन्टेसरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूल एवं प्रत्यय सिद्धांत किसने दिया? तो भूल एवं प्रत्यय सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला है कि अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत देने वाले थे पावलोव। अगला है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था दोस्तों स्किनर ने। अगला है कि जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो दोस्तों जीन पियाजे जो थे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला है कि जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किए? तो जीन पियाजे ने अपने जो प्रयोग हैं अपने 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए थे। अगला है कि वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? वो थे दोस्तों जीन पियाजे। ये पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। अगला है कि स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्कीमा सिद्धांत के जनक हैं दोस्तों जीन पियाजे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर भी दोस्तों संज्ञानवादी थे। अगला है कि वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो वो होती दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा, जिसमें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अगला है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय विद्वान को दिया जाता है। तो दोस्तों दिया जाता है जीन पियाजे को कि बच्चे अपनी समझ का क्या करते हैं? सृजन करते हैं।
अगला है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये स्ट्रेन का है। इसके अनुसार क्या होता है? अधिकांश बालक खेल के माध्यम से सीखते हैं। अगला है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अगला है कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो 4 अवस्थाएं दोस्तों किसने बताई है? वो बताई है जीन पियाजे के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिवार एक साधन है। तो याद रखिएगा, परिवार एक शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है, जो बच्चे की पहली पाठशाला भी होती है। अगला है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस तरीके से विकसित कर सकता है? तो उत्तर है कि शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला है कि शिक्षक का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? तो याद रखिएगा यहाँ पे शिक्षा नहीं दोस्तों, शिक्षक होगा। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो सक्रिय सदस्य दोस्तों कब बनते हैं? किशोरावस्था में बनते हैं। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए फ्रोबेल मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान को ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो शिक्षक को दोस्तों बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होना चाहिए? उत्तर है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? उत्तर है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से बालक में प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या करता है? सहायता करेगा। अगला है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार कहाँ होता है? तो उनका दोस्तों होता है इदम में, जिनका क्या होता है? जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। अगला कि छात्र के केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो छात्र के केंद्रित शिक्षण का आशय होता है कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना। अगला है कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। अगला है कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने दोस्तों प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया था। अगला है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद विचारधारा का प्रवर्तक विलियम जेम्स था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन मैंकेन का है। अगला है कि शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षक आचार संहिता क्या होता है? तो याद रखिएगा शिक्षकों के मानक व्यवहारों का सूचक पुस्तिका होती है शिक्षक आचार संहिता। इसके बाद अगला है कि शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार की सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। शिक्षक की योग्यताएं, प्रयासों एवं व्यवहार का अध्ययन कौन करेगा? उसके द्वारा पढ़े हुए छात्र करेंगे। अगला है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जा सकता है। अगला कि सामाजिक संयोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है कि पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कों एवं लड़कियों के दोनों के संदर्भ में होता है। अगला कि छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों पर आधारित होती है। किस अवस्था में दोस्तों? 7 से 12 वर्ष की अवस्था तक अमूर्त की अपेक्षा दोस्तों क्या होती है? मूर्त अनुभवों पर होती है। अगला है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? अभिसारी चिंतन में दोस्तों क्या होता है? सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है? बालक की रचनात्मक सोच होती है। इसमें क्या होता है? जो अभिसारी होता है रचनात्मक में आता है, और अपसारी जो होता है वो रचनात्मक नहीं होता, उसमें उसका उत्तर फिक्स होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है।
अगला है कि बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत देने वाले थे स्टेनबर्ग। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि व सृजनात्मक बुद्धि। अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं दोस्तों? तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना। अगला क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। अगला है कि बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो बकिंघम के अनुसार दोस्तों क्या है कि सीखने की शक्ति क्या होती है? बुद्धि होती है। सभी के कथन याद रखिएगा, कोई ना कोई कथन दोस्तों पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। अगला है कि वेस्लर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो वेस्लर ने बताया था कि वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। अगला है कि सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा, सामान्यता बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है और सामाजिक बुद्धि होती है। अगला है कि यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मूर्त बुद्धि को यांत्रिक या स्थूल बुद्धि। अगला है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो स्पीयरमैन के अनुसार दोस्तों क्या होता है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की क्या होती है? योग्यता होती है। अगला है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे रुडोल्फ गॉयकोल। इन्होंने 1590 में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं दोस्तों 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, ये कैसी दोस्तों सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं। अगला है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान किसने कहा है? तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान कहा था अरस्तु ने। अगला है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों अरस्तु ने ही मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। इसके बाद अगला है कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था और यह किसने कहा? तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। दोस्तों यह कहा था पंपोनाजी ने। अगला है कि 8वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 8वीं शताब्दी में मतलब 18वीं में कहा जाता था चेतना का विज्ञान। यह दोस्तों विलियम जेम्स या बुंद ने कहा है। अगला है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था और यह किसने कहा? तो 18वीं शताब्दी में दोस्तों मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया और यह कथन वाटसन का है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी और 1903 में लिखी थी। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों लागू होने की बात है तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला है कि शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम शिक्षा के तहत कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाती है? दोस्तों ये दी जाती है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? दोस्तों ये लिए गए हैं अनुच्छेद 21A से। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अगला है कि CBSE कब बना? तो यह दोस्तों बना है 1929 में CBSE। अगला है कि एक कक्षा में शिक्षक और छात्रों का अनुपात होना चाहिए। तो दोस्तों ये होना चाहिए 1 और 30 के अनुपात में, मतलब 1 शिक्षक और 30 विद्यार्थी होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करता है CBSE बोर्ड। अगला है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ाते हैं? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ाते हैं विश्लेषण विधि में। और ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ाते हैं? तो ये पढ़ाते हैं संश्लेषण विधि में। अगला है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? तो ये होती है सामान्य से विशिष्ट आगमन विधि। इसके बाद
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनसे एक क्वेश्चन 100% आएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि? तो ये होती है निर्गमन विधि, या इसको निगमन विधि भी कहा जाता है। अगला है कि यह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में निगमन बताया जाता है? तो ये दोस्तों आगमन विधि होती है, जिसमें उदाहरण पहले और नियम बाद में। अगला है कि वह कौन सी विधि इसमें नियम पहले बताया जाता है? तो नियम मतलब निर्गमन, नियम और निगमन दोनों ना से स्पष्ट हो रहे हैं, तो पहले नियम तो निगमन विधि, पहले उदाहरण तो दोस्तों आगमन विधि होती है। इसके बाद अगला है कि देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो देखो सुनो और समझो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। अगला है कि देखो सुनो बोलो, देखो सुनो बोलो ये प्रयोगात्मक विधि होती है। अगला है कि किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये प्रयोग होता है आगमन विधि में। अगला है कि किसके द्वारा किस करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो करके सीखने पर प्रयोगशाला विधि काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं दोस्तों फ्रोबेल। अगला है कि मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक हैं दोस्तों डॉक्टर मारिया मांटेसरी, जो इटली की रहने वाली थी। यह विधि इंद्रियों के परीक्षण पर बल देती है। अगला है कि खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक हैं दोस्तों हेनरी क्रोडवेल क्रुक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? डाल्टन पद्धति, तो डाल्टन पद्धति के जनक हैं दोस्तों हेनरी कॉर्डवेल कुक। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम सीखता है? तो कहाँ सीखता है दोस्तों? वो सीखता है खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर सहन करना और त्याग करना। अगला है कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो नकारात्मक सोच जो उत्पन्न होती है ये किशोरावस्था में उत्पन्न होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि किस क्षेत्र मतलब क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो क्षेत्र सिद्धांत देने वाले थे कुर्ट लेविन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये दोस्तों ये वैज्ञानिक थे जर्मनी के। अगला है कि गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी क्या है दोस्तों? तो ये जर्मनी के विद्वानों का समूह है, जिसमें एक शामिल होता है कोहलर, कुप्फा और वर्दीमैन। ये दोस्तों एक समूह होता है जिसमें 3 वैज्ञानिक शामिल हैं गेस्टाल्टवादी में, कोहलर, कुप्फा और वर्दीमैन। अगला है कि कुर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो दोस्तों कुर्ट लेविन जो है वो संज्ञानवादी थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183 कि क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान के सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान से दिया जाता है। इसके विभिन्न नाम है। अगला है कि कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जैसे एक शिक्षा का क्षेत्र हो गया और दूसरा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया। कुर्ट लेविन के अनुसार क्षेत्र मतलब क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का से क्या होता है? नंबर 1 हो गया शिक्षा का क्षेत्र, नंबर 2 स्वास्थ्य का क्षेत्र। अगला है कि अधिगम का श्रेणीगत सिद्धांत किसने दिया? तो श्रेणीगत सिद्धांत दोस्तों दिया था किसने? रॉबर्ट गेने ने। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो उत्तर है संज्ञानवादी। अगला कि रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो उत्तर है अमेरिका के थे। अगला है कि रॉबर्ट गेने ने बालक के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो याद रखिएगा इन्होंने बांटा है 8 भागों में। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर क्या है? तो उत्तर है संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 190 कि रॉबर्ट गेने के श्रेणीगत सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? तो उत्तर है समस्या समाधान अधिगम, ये सबसे उच्चतम स्तर होता है। अगला है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो उत्तर है 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर है पावलाव ने दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193 कि पावलाव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो उत्तर है व्यवहारवादी। अगला है कि डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये कार्य करता है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अगला है कि खेत में बिजू का खड़ा करना एवं देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये कार्य करता है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, जैसे बिजूका को देखकर पक्षियों का भागना। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किए, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किए थे? दोस्तों ये किए थे कोहलर ने। अगला है कि कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो याद रखिए कोहलर संज्ञानवादी
संप्रदाय के समर्थक थे। अगला है कि चूहे पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किए, तो उत्तर है स्किनर ने किए थे। अगला है कि स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो उत्तर है दोस्तों व्यवहारवादी थे। और लास्ट क्वेश्चन है कि नए रचनात्मक कार्यों को सीखने और कौन सा सिद्धांत बल देता है, तो नए रचनात्मक कार्यों को सीखना और सिद्धांत बल देता है किसको, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में होता है। दोस्तों 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके का बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा जिससे आपकी तैयारी गुड हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।